हेलो दोस्तों, मैं गौतम पांडे आपके लिए लेकर आ गया हूं आपके इकोनॉमिक्स के 200 एमसीक्यूज माइक्रो प्लस मैक्रो दोनों इकोनॉमिक्स का जो है लगभग 200 से प्लस मैं एमसीक्यूज लेकर आ गया हूं, जिससे कि आपका तैयारी में चार चांद लग जाएगा और आप 95 प्लस स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए फिर बिना देरी किए शुरू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए पहला सेट है हमारा वीवीआई क्वेश्चन, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा पहला। हु सेड इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ, यानी कि धन का विज्ञान कौन इकोनॉमिस्ट ने कहा है? एडम स्मिथ ने कहा है। किसने कहा है? एडम स्मिथ ने कहा है। चलिए ये तो एकदम रटा हुआ आंसर होना चाहिए आपका। एडम स्मिथ ने कहा है, क्या कहा है कि अर्थशास्त्र जो है, इकोनॉमिक्स जो है वो धन का विज्ञान है। दूसरा सवाल, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड, थोड़ा मैं फास्ट चलूंगा, एकदम सुनते जाना है और याद करते जाना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स इंडिविजुअल यूनिट्स, स्मॉल यूनिट्स, इंडिविजुअल प्राइस डिटर्मिनेशन। जी हाँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल की बात करता है, इकाई की बात करता है ना, एक फर्म, एक यूनिट, एक फैमिली, सभी, यानी जहां भी यूनिट की बात होगी, इंडिविजुअल की बात होगी, सिंगल की बात होगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी की जाती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा आंसर। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑल ऑफ दीज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ह्यूमन वांट्स आर इनफिनाइट, इनफिनाइट यानी अनलिमिटेड। जी हाँ, ह्यूमन वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। रिसोर्सेज लिमिटेड है। जी हाँ, रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। और इसीलिए क्या अराइज होता है? स्कैरसिटी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होता है। ऑल ऑफ दिस, ये तीनों प्रॉब्लम है हमारी, ये तीनों जो है स्टेटमेंट सही है। आगे बढ़ते हैं। द नेम ऑफ द कर्व विच शोज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को कौन सा कर्व शो करता है? वो है आंसर आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यहाँ पे प्रिंट गलत हो गया, इंडिफरेंस कर्व नहीं होगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होगा, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को शो करता है। ध्यान रखिएगा, पीपीसी, इसको पीपीएफ भी बोलते हैं, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, विथ राइज इन प्राइस ऑफ कॉफी द डिमांड ऑफ टी, अगर कॉफी का प्राइस बढ़ेगा तो टी का जो है डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉफी का दाम बढ़ जाएगा तो टी को जो है ज्यादा लोग प्रेफरेंस देना शुरू कर देंगे, तो उसका जो है डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। गुड्स विच कैन बी अल्टरनेटिवली यूज्ड आर कॉल्ड, यानी वो गुड्स जो एक दूसरे के जगह पे इस्तेमाल होते हैं उनको सब्स्टिट्यूट्स गुड कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। और जो एक दूसरे के बिना जो है वो नहीं चल सकते उसको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं, जैसे कार और पेट्रोल, है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो सब्स्टिट्यूट गुड जो एक दूसरे के स्थान पर उपयोग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड टू, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो है लॉ ऑफ रिटर्न ऑफ स्केल से रिलेटेड है। किससे है? लॉ ऑफ रिटर्न ऑफ स्केल से रिलेटेड है। इसका आंसर होगा लॉ ऑफ रिटर्न ऑफ स्केल। क्वेश्चन नंबर 8, द अल्टरनेटिव नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है? उसको इकोनॉमिक कॉस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोनॉमिक कॉस्ट भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इकोनॉमिक कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। द फर्स्ट कंडीशन ऑफ फर्म्स इक्विलिब्रियम इज, फर्म्स का इक्विलिब्रियम का पहला कंडीशन क्या है भैया? उसका जितना कॉस्ट है कम से कम उतना उसका इनकम हो जाए तो फर्म उतना में खुश रहता है, और जितना कॉस्ट है उससे ज्यादा आ जाए तो और भी बढ़िया है। लेकिन पहला कंडीशन क्या है? जहां पे कॉस्ट इक्वल टू क्या होना चाहिए? रेवेन्यू होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। आगे बढ़ते हैं। द रीजन ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई इज, सप्लाई के डिक्रीज होने का क्या क्या रीजन है? प्रोडक्शन कॉस्ट का बढ़ जाना, जी हाँ, दाम बढ़ जाएगा। प्राइस सब्स्टिट्यूट्स, यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ जाना, जी हाँ। फॉल इन नंबर ऑफ फर्म्स इंडस्ट्री, जी हाँ, अगर आपका बनाने वाला जो है वो अगर इंडस्ट्री बंद हो जाए तो सप्लाई कम हो जाएगी। ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? व्हेन सप्लाई इंक्रीज मोर with a result of a small increase in price, the nature of supply will be, कहता है when supply increase more with a result of a small increase in price, अगर प्राइस में कम चेंज जाता है लेकिन सप्लाई में जो है वो बहुत ज्यादा चेंज जाता है, तो वो क्या होता है? वो होता है आपका इलास्टिक, यानी कि सप्लाई में चेंज जाता है, प्राइस में चेंज होने की वजह से उसको क्या कहते हैं? सप्लाई इलास्टिक है। सप्लाई क्या है? इलास्टिक, यानी चेंज हो रहा है सप्लाई प्राइस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे सिंपल लॉ है, लॉ चलता है कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस घटेगा तो सप्लाई भी घटेगा। यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है सप्लाई और प्राइस में। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। लॉ ऑफ सप्लाई इसी को कहते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई इसी को कहते हैं कि
प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा, प्राइस घटेगा तो सप्लाई भी घटेगा, और इसका कर्व ऐसा बनता है, ऐसा बनता है सप्लाई कर्व। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, व्हाट डज अ मोनोपोलिस्टिक मार्केट शो। मोनोपोलिस्टिक मार्केट शो क्या करता है, प्रोडक्शन प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, नेचर ऑफ मार्केट। मोनोपोलिस्टिक मार्केट क्या है, एक नेचर ऑफ मार्केट है, मार्केट का प्रकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मार्केट की प्रकृति है, तो नेचर ऑफ मार्केट इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, मार्केट सिचुएशन। मार्केट सिचुएशन वेयर देयर इज ओनली वन बायर इज, जहां पे एक बायर होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मोनोपोली। क्या कहते हैं, मोनोपोली कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और जहां पे एक सेलर होता है उसको मोनोपोली कहते हैं। तो मेरी बातों को ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं कि जो क्वेश्चंस है बस उसी को याद करना है, जो मैं बातें बता रहा हूं उसको भी दिमाग में रखना है, ताकि अदर एमसीक्यू जो एग्जाम में आए तो वो भी आप सॉल्व कर पाए। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। विच फैक्टर डिटरमाइंस इक्विलिब्रियम प्राइस, कौन से फैक्टर जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। डिमांड फॉर कमोडिटी, सप्लाई ऑफ कमोडिटी। जी हाँ, एक प्राइस को इक्विलिब्रियम यानी कि एक सेकेंड, तो प्राइस इक्विलिब्रियम कब होगा, जब डिमांड और सप्लाई जो है वो सही चलेगा। तो ध्यान रखिएगा कि विच फैक्टर डिटरमाइन इक्विलिब्रियम प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई जो है वो प्राइस को डिटरमाइन करता है। मार्केट प्राइस इज फाउंड इन शॉर्ट पीरियड मार्केट, लॉन्ग पीरियड मार्केट नहीं, शॉर्ट पीरियड मार्केट। क्यों, क्योंकि लॉन्ग पीरियड मार्केट में मार्केट का प्राइस क्या होगा, फ्लक्चुएट होते रहेगा। लेकिन जो है मार्केट प्राइस इज फाउंड इन शॉर्ट पीरियड मार्केट। अगर आप सामान खरीदने जा रहे हैं तो चीजें अभी के हिसाब से खरीदेंगे, फ्यूचर के हिसाब से नहीं खरीदेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, विच इज द कंपोनेंट ऑफ फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन। फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, ऑल ऑफ दीज। जी हाँ, ऑल ऑफ दीज। प्राइस डिटर्मिनेशन कौन कौन से फैक्टर यानी कौन कौन से कंपोनेंट है, तो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट नहीं आएगा, प्रॉफिट छूटा है, प्रॉफिट भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर, जनरल प्राइस लेवल इज स्टडी इन। जनरल प्राइस यानी पूरे देश की बात कर रहा है, पूरे देश में गुड्स का प्रोडक्ट का क्या दाम होने वाला है, उसमें माइक्रो में हम स्टडी करते हैं। कहाँ स्टडी करते हैं, माइक्रो यानी समष्टि अर्थशास्त्र में स्टडी करते हैं। और अगर एक प्रोडक्ट की बात करेगा प्राइस का, एक फर्म का प्राइस सेट करने का बात करेगा, तो वो पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। आगे बढ़ते हैं, विच वन इज द लिमिटेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या लिमिटेशन है, कलेक्टिव इकोनॉमिक पैराडॉक्स, इग्नोर इंडिविजुअल यूनिट। जी हाँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो है हम एक इंडिविजुअल की ना बात करके अग्रीगेट की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल यूनिट्स का को इग्नोर कर दिया जाता है ना। और यहाँ पे कलेक्टिव इकोनॉमिक पैराडॉक्स यानी कि एक अग्रीगेट लेके सभी को अलग स्टडी नहीं की जाती है, एक कलेक्शन मान के एक ग्रुप बना के उसकी स्टडी की जाती है और वो सारे पे थोप दिया जाता है। यही है इसका लिमिटेशन, बोथ एंड भी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज। अभी मैंने बताया टोटल की बात होती है, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन इकोनॉमी, थ्योरी ऑफ सप्लाई ऑफ कमोडिटीज, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन स्कूटर, प्राइस ऑफ वेट इन मार्केट। ये तीनों चीजें माइक्रो में डील होंगी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इकोनॉमी जो है वो माइक्रो में डील होगा। आंसर क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी कहते हैं और माइक्रो को प्राइस थ्योरी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड एग्रीकल्चर। भैया एग्रीकल्चर, नेचुरल रिसोर्सेज का जो भी काम होगा वो प्राइमरी सेक्टर में आएगा। आंसर क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय, राष्ट्र के आय में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, रेंट, वेज, सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सारी चीज ऐड होती है। ध्यान रखना, सारी 5 चीजें ऐड होता है। आगे बढ़ते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन, किस पे रहता है, ग्रॉस में रहता है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट मार्केट प्राइस में, है ना डेप्रिसिएशन। और ये क्या कहता है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन, जीएनपी एट मार्केट प्राइस होगा, एनएनपी एट मार्केट प्राइस नहीं होगा, ये गलत दिया हुआ है। ये आपका जीएनपी एट मार्केट प्राइस होगा, है ना। यहाँ तो नेट है यानी कि डेप्रिसिएशन इसमें इंक्लूड नहीं है, तो ये याद रखिएगा। जीएनपी जहां भी ग्रॉस रहेगा उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड रहेगा और जहां भी नेट रहेगा वहां डेप्रिसिएशन नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, विच सर्विस इज इंक्लूडेड इन टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर यानी कि कम्युनिकेशन क्या है, एक सर्विस सेक्टर, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, ये सब एडवर्टीजमेंट, ये सब हमारा क्या है, सर्विस सेक्टर है, जिसको टर्सरी सेक्टर बोलते थे। आंसर क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में
विच वन इज अ कंपोनेंट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का क्या क्या कंपोनेंट है, तो प्रॉफिट का भाग डिविडेंड होता है, हम लोग अकाउंटेंसी में पढ़े। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी प्रॉफिट का वो भाग जो हमने बांटा नहीं है वो भी प्रॉफिट का भाग है। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स यानी प्रॉफिट पे जो हमने टैक्स दिया है वो भी हमारा क्या प्रॉफिट का भाग है। ऑल ऑफ दीज होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। Question number 25. The function of money is medium of exchange, measure of value, store of value. Yes, all of these सारी मेन तीन काम ही है। एक्सचेंज के लिए साधन प्रदान करना, वैल्यू लगाना पैसे करेंसी के फॉर्म में, और स्टोर ऑफ वैल्यू यानी कि फ्यूचर में स्टोर करना। तो मनी का ये तीनों काम है, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 26। मनी इज व्हाट मनी डज, मनी वही है जो मनी कर सकता है। ये कौन बोला? हार्टले विदर्स ने बोला है। कौन बोला है? हार्टलेस विदर्स ने बोला है। याद रखिएगा, मनी वही है जो मनी करता है, यानी मनी जो करता है वही मनी है, ऐसा बोलना है किनका? हार्टले विदर्स का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। विच वन इज द बैंक ऑफ द पब्लिक, पब्लिक का कौन बैंक होता है? कमर्शियल बैंक होता है। सेंट्रल बैंक किसका होता है? गवर्नमेंट का बैंक होता है। और बैंकों का बैंक होता है सेंट्रल बैंक। आ रहा है बात समझ में? आ रहा है, वीडियो में मजा आ रहा है तो चलिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और लोगों को शेयर जरूर कर दीजिए। 200 एमसीक्यू जिसमें होने वाला है, उससे ज्यादा होगा उससे कम नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28। क्रेडिट मनी इज इंक्रीज व्हेन सीआरआर, क्रेडिट मनी इज इंक्रीज व्हेन सीआरआर। अगर आपका सीआरआर जितना कम रहेगा क्रेडिट मनी उतना ही बढ़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, क्रेडिट मनी इंक्रीज व्हेन सीआरआर फॉल्स। क्या होगा? सीआरआर फॉल्स होगा। अभी आप इतना ही जानिए, ज्यादा मैं इसको डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो क्रेडिट मनी इज इंक्रीज व्हेन सीआरआर क्या होगा? फॉल्स होगा। इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। यहाँ राइजेशन गलत है, फॉल्स होगा यहाँ पे। जहां पे सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो घटेगा तो क्रेडिट मनी बढ़ेगा, कैश रिजर्व रेशियो बढ़ेगा तो क्रेडिट मनी घटेगा बैंक का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश यानी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1935 में। और उनका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, यानी नेशनलाइजेशन कब किया गया था? उनका नेशनलाइजेशन किया गया था 1949 में। कब किया गया था? 1949। है बात समझ में? तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड विथ, मॉनेटरी पॉलिसी किससे रिलेटेड है? पब्लिक एक्सपेंडिचर से, टैक्सेस से, पब्लिक डेट से, ओपन मार्केट ऑपरेशन से। ओपन मार्केट ऑपरेशन से। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन वो ऑपरेशन होता है, वो मार्केट होता है जहां पे दो देश आपस में क्या करते हैं? ट्रांजेक्शन करते हैं। तो वहां पे मॉनेटरी पॉलिसी बनाना बहुत जरूरी है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में आपका मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। बैंकिंग ऑम्बुड्समैन स्कीम वाज अनाउंस इन द ईयर, ये स्कीम जो है वो कब अनाउंस हुआ था? 1995 में, 1995। याद रखिएगा 1995 में जो है इसका बैंकिंग से रिलेटेड इतना याद रखिएगा जो है वो जारी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32। Who is the custodian? कस्टडियन का मतलब होता है रखने वाला ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम, यानी इंडियन बैंकिंग सिस्टम को कस्टडियन कौन है, ख्याल कौन रखता है? तो वो मेन बैंक हमारा रखता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। सप्लाई क्रिएट्स इन ऑन डिमांड, ये कौन कहा है? सप्लाई जो है वो अपना डिमांड खुद क्रिएट करता है, ये कहना है जेबी सेजी का। किसका कहना है? जेबी से का कहना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। कहता है विच स्टेटमेंट इज ट्रू, विच स्टेटमेंट इज ट्रू? एमपीसी प्लस एमपीसी जीरो नहीं है, गलत है। ये भी गलत है, ये सही है। यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और यहाँ से आपका एक और क्वेश्चन बनेगा कि अगर आप एमपीसी निकालना चाहते हैं तो वहाँ से आप एमपीएस माइनस कर दीजिए, और अगर एमपीएस निकालना चाहते हैं तो 1 में से एमपीसी माइनस कर दीजिए, ठीक है। इसी तरीके से एमपीसी के साथ एपीसी और एपीएस का ही फॉर्मूला आता है, उसका ही फॉर्मूला यही होता है, एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1, ठीक है। और अगर एपीसी दिया हुआ है तो 1 माइनस एपीएस कर दो, एपीएस दिया हुआ है तो 1 माइनस जो है एपी 1 माइनस एपी एस कर दिए तो एपीसी आ जाएगा, और अगर एपीसी निकालना है तो 1 माइनस एपीएस कर दिए तो एपीसी आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 35 पे। ऑन विच फैक्टर डज किनेशियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिपेंड? किनेशियन थ्योरी किस पे डिपेंडेंट है? तो भैया इफेक्टिव डिमांड पे डिपेंडेंट है, इफेक्टिव डिमांड पे डिपेंडेंट है। क्यों? किनेशियन यानी जेएम किन्स ने कहा कि जहां पे जिस देश में डिमांड ज़्यादा होगा, अच्छा डिमांड होगा, तो कहीं डिमांड ज़्यादा होगा तो लोगों को प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा। प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए होगा? लोग चाहिए होंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट किस पे डिपेंडेंट है? इफेक्टिव डिमांड। डिमांड नहीं होगा रोजगार नहीं मिलेगा, डिमांड होगा रोजगार मिलेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। हु इज द राइटर ऑफ द बुक ट्रेटेड इकोनॉमिक पॉलिटिक्स? ये क्या है? ये जेबी से ने लिखा है। क्या लिखा है? जेबी से ने लिखा है। क्या नाम है इनका बुक का? ट्रेटेड इकोनॉमिक पॉलिटिक्स, ट्रेटेड इकोनॉमिक पॉलिटिक्स जेबी से ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 37, इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड प्रोडक्शन काउजेज इंक्रीज इन। कहता है इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड प्रोडक्शन काउज इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट प्रोडक्शन इनकम, ऑल ऑफ दिस क्लियर है। Which of the following is a reason of appearing surplus demand? Increase in public expenditure, increase money supply, fall in taxes, all of these surplus demand surplus कब होगा भैया? पब्लिक ज़्यादा खर्चा करना चाह रहा है, मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है मार्केट में, टैक्सेस अगर कम गया है तो दाम कम जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज का, तो मार्केट में उसका डिमांड बढ़ जाएगा। ऑल ऑफ दीज आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, बजट में इंक्लूड रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ऑल ऑफ दीज। आगे बढ़ते हैं। Which items are included in balance of payment? विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, कैपिटल ट्रांसफर, ऑल ऑफ दिस। ध्यान रखिए, विजिबल आइटम्स गुड्स को बोलते हैं जिसे हम देख सकते हैं, इनविजिबल आइटम्स सर्विसेज को बोलते हैं जिसको हम देख नहीं सकते, फील करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, सेवा एज ए सर्विस रिसीव करते हैं। कैपिटल ट्रांसफर वो ट्रांसफर होता है जो आपका जो रिसीट्स एंड पेमेंट जिसको कहते हैं, यानी लोन लेना लोन देना, ये हो गया कैपिटल ट्रांसफर। और एक होता है यूनिलेटरल ट्रांसफर। क्या होता है? एक होता है यूनिलेटरल ट्रांसफर जो यहाँ पे नहीं दिया है, तो ध्यान रखिएगा, इसके जगह हो सकता है आपको यूनिलेटरल ट्रांसफर दे दे। तो यूनिलेटरल ट्रांसफर मतलब कि गिफ्ट देना, यानी कि जो बदले में दूसरे तरफ से ना आए उसको यूनिलेटरल ट्रांसफर कहते हैं। यूनि मतलब वन, सिंगल, तो जहां पे सिंगल ट्रांसफर हो, जैसे गिफ्ट देना, तो आप बदले में फिर अगर आपको कोई गिफ्ट देता तो आप उसको गिफ्ट नहीं प्रोवाइड करते, उसको यूनिलेटरल ट्रांसफर कहते हैं। तो इसमें सभी चीजें इंक्लूड होती हैं, ध्यान रखिएगा, ऑल ऑफ दीज होगा। क्वेश्चन 41 में आते हैं, द मेन रीजन ऑफ ऑपरेटिंग द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न इज, द मेन रीजन ऑफ ऑपरेटिंग द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न इज, कहता है ऑपरेटिंग द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न एज, तो इनडिविजिबिलिटी। क्या है? इनडिविजिबिलिटी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ मेजरिंग द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? यहाँ पे इलास्टिसिटी सप्लाई नहीं लिखा, कोई बात नहीं, ऑप्शन में नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन क्वांटिटी बटा चेंज इन प्राइस, है ना, और इनटू आपका P बटा हो जाता है Q, यानी प्राइस बटा क्वांटिटी। ये हो जाता है आपका फॉर्मूला हो जाता है इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43, NNP एट मार्केट प्राइस। NNP देखिए यहाँ पे N है, यानी कि इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होगा, यानी कि GNP माइनस डेप्रिसिएशन। जी हाँ, ये सही है, अगर ग्रॉस में डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? NNP एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं, द बुक, हु इज द राइटर ऑफ द बुक, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कौन लिखा है? JM किसने लिखा है? ये हर सेट में आपका क्वेश्चन और एग्जाम में भी आने के मोस्ट प्रोबेबल है कि ये आएगा आपका। क्वेश्चन 44 क्या था भैया कि जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट किसने लिखा है? JM किन्स ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन में JN किन्स दे दिया, कंफ्यूज करने तो कंफ्यूज नहीं होना, JM किन्स, ठीक है। क्वेश्चन 46, किनेशियन मल्टीप्लायर प्रिंसिपल एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन, किनेशियन का जो मल्टीप्लायर प्रिंसिपल है वो किस पे डिपेंडेंट है? इन्वेस्टमेंट और इनकम पे डिपेंडेंट है। किन्स कहते हैं क्या कहते हैं कि अगर आप इन फ्यूचर में अगर आप सेविंग करते हैं और उसको पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो मार्केट में उससे जितना आप इन्वेस्ट करेंगे उससे कई गुना इनकम जो है वो जनरेट होगा। तो ये जो है किसका रिलेशन बताता है? किनेशियन प्रिंसिपल मल्टीप्लायर का, इन्वेस्टमेंट एंड इनकम का। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर सर्कुलर फ्लो इन 4 सेक्टर। 4 सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में, कौन कौन? इंडिविजुअल, फर्म, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। तो ये वाला आपका सही है, ये सही है आपका। यहाँ वन नहीं होगा, यहाँ पे आपका फर्म है ना, यानी कि इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 द सम ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन अकाउंटिंग ईयर इज नोन एज, यानी कि एक देश के अंदर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितना भी फाइनल गुड्स बनाया जाता है और सर्विस दी जाती है, मार्केट प्राइस को क्या कहते हैं? तो GDP एट मार्केट प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं? GDP एट मार्केट प्राइस कहते हैं, GDP एट मार्केट प्राइस कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 49 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल इन्वेस्टमेंट। रियल इन्वेस्टमेंट किससे कहते हैं? कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग को कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग से, जिससे वैसा इन्वेस्टमेंट जिससे आगे जाके आपको फायदा नहीं वाला। जैसे आपने घर बनाया, अब घर बना के आप जो है उसको अगर रहने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उसका मल्टीप्लायर नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर उसको रेंट में लगा देंगे तो मल्टीप्लाई होगा। तो रियल जो है आपका इन्वेस्टमेंट वो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग होता है।
क्वेश्चन नंबर 15, द वैल्यू ऑफ किनेशियन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई डिपेंड्स ऑन, अभी मैंने बताया इन्वेस्टमेंट और इनकम से रिलेटेड है, तो इन्वेस्टमेंट से, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी आपका इनकम जनरेट होगा, इनकम मल्टीप्लाई होगा, अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आपका इनकम मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो जो वैल्यू ऑफ किनेशियन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई डिपेंड है वो किस पे है, इन्वेस्टमेंट लेवल ऑफ द कंज्यूमर है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो फिर सेट 2 में आते हैं, सेट 2 का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन 1, हु वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अभी मैंने बताया था फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, एडम स्मिथ। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, एडम स्मिथ है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, कॉन्वेक्स टू द एक्सिस, कॉन्वेक्स टू द एक्सिस, पैरेलल टू द एक्सिस, वर्टिकल टू द एक्सिस, कॉनकेव टू द एक्सिस। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो होता है ना वो आपका ऐसा होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऐसा होता है, यानी कि ओरिजिन से क्या होता है वो आपका कॉनकेव होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। According to Marshall, utility of a commodity can be measured by money, cannot be measured by money, can be measured in cardinal numbers, both A and C, both A and C है ना, both A and C मनी के टर्म्स में माप सकते हैं और कार्डिनल नंबर्स में, कार्डिनल जिनको वो बोले थे कि यूटिलिटी को भैया यूटिल्स में बांट सकते हो, माप सकते हो, मेजर कर सकते हो। तो मार्शल ने जो है कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी दी है कमोडिटी की, यानी कि उनका कहना है कि एक गुड्स को लोग जब कंज्यूम करते हैं तो उनसे जो सेटिस्फैक्शन लेवल उनको मिलता है उसको मेजर किया जा सकता है, जिसको उन्होंने बोला यूटिल्स में मेजर किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एन एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का एक्टिव फैक्टर कौन है, वो है लेबर। लेबर जो है वो एक्टिव फैक्टर है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में, इन विच मार्केट इज एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन में जो है वहां पे जो है आपका मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, विच सर्विस इज इंक्लूडेड इन टर्सरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर का मतलब क्या हो गया, हेल्पिंग इंडस्ट्री, यानी कम्युनिकेशन जो है टर्सरी सेक्टर है, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, ये सारी चीजें टर्सरी सेक्टर में आएंगी आपके। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, बाय सप्लाई ऑफ मनी वी मीन मनी डिपॉजिटेड इन बैंक, मनी अवेलेबल विद द पब्लिक, डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, सेविंग्स बैंक, ऑल ऑफ दीज। मनी सप्लाई का मतलब कहीं भी पैसा है वो मनी सप्लाई में आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, सप्लाई क्रिएट्स इन ओन डिमांड, कौन कहे हैं, जेबी से ने कहा है, यानी कि सप्लाई खुद का डिमांड क्रिएट करता है। हु गेव दिस लॉ, जेबी से गिव दिस लॉ। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, विच इज इंक्लूडेड इन इनडायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स डीटी है, डायरेक्ट टैक्स है, वेल्थ टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्साइज ड्यूटी, कभी कभी ऑप्शन में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रहेगा, कस्टम ड्यूटी रहेगा, ये सब सारे हमारे क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, ये सारे हमारे कॉर्पोरेट टैक्स, ये सारे हमारे डायरेक्ट टैक्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में, बैलेंस ऑफ ट्रेड मींस, बैलेंस ऑफ ट्रेड मींस का मतलब सिंपल बात है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ह्यूमन वांट्स आर इनफिनिट, जी हां, अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, जी हां, हमारे संसाधन सीमित है, और इन दोनों अगर क्रिएटर, ये दोनों जो है किसको जन्म देते हैं, स्कार्सिटी को जन्म देते हैं, चॉइस को जन्म देते हैं। आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक इंक्लूड्स इंडिविजुअल यूनिट्स, स्मॉल यूनिट्स, इंडिविजुअल प्राइस डिटरमिनेशन, ऑल ऑफ दी अबव। ध्यान रखिएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, माइक्रो इकोनॉमिक्स वो इंडिविजुअल की बात करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स डिटेल की बात करता है, एग्रीगेट टोटल की बात करता है। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 में, इन विच इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, प्राइस मैकेनिज्म में कौन सा इकोनॉमी में डिसीजंस लिया जाता है भाई साहब, तो वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है। कौन सा इकोनॉमी होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्लियर है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल और यूटिलिटी द कंडीशन फॉर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी द कंडीशन फॉर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, यानी सम सीमांत उपयोगिता का क्या कंडीशन है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो आपका इसका क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, इसका आंसर आप देख लीजिएगा कि आपका सी है, इसका कमेंट करिएगा कि इसका क्या आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच इज अ रीजन ऑफ चेंज इन डिमांड, डिमांड के चेंज में क्या क्या रीजन होते हैं। चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम, जी हाँ, खरीदने वाला का इनकम घटेगा या बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा बढ़ेगा। चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जी हाँ, रिलेटेड गुड्स का तो प्राइस आगे पीछे होता है तो डिमांड घटेगा बढ़ेगा। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा तो जी हाँ डिमांड बढ़ेगा। तो ऑल ऑफ दीज आंसर होगा इसका, ऑल ऑफ दीज।
क्वेश्चन नंबर 16, विथ एन इंक्रीज इन इनकम कंज्यूमर डिक्रीजेस द कंजम्पशन ऑफ विच गुड्स। इनकम जो है अगर उसका बढ़ता है तो कौन सा गुड्स को वो कंज्यूम करना कम कर देता है, वो होते हैं आपके गिफेन गुड्स। गिफेन गुड्स यानी सस्ता सामान को वो खरीदना बंद कर देता, क्योंकि इनका इनकम लेवल बढ़ गया। तो इनकम लेवल बढ़ने से सस्ता सामान का डिमांड घट जाता है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, नेचर ऑफ गुड्स, प्राइस लेवल, इनकम लेवल, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 18, इन इफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इंक्रीज्ड बाय some proportion and as a result of output increased by a greater proportion, then it is called increasing return to scale। increasing बढ़ोतरी हो रही है, वृद्धि हो रही है ना। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 में, द शेप ऑफ एवरेज कॉस्ट, ध्यान रखिएगा एवरेज कॉस्ट जो है ना वो इन्वर्टेड जो है दिया हुआ है, यू शेप्ड। जी हाँ, यू शेप्ड का बनता है एवरेज कॉस्ट का, यू शेप्ड का बनता है, वो भी कौन सा, इन्वर्टेड यानी उल्टा यू शेप का बनता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, द रीजन ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई के डिक्रीज में कौन से रीजन है, प्रोडक्शन कॉस्ट का बढ़ना, जी हाँ, सब्स्टिट्यूट्स गुड्स का प्राइस बढ़ना, जी हाँ, फॉल इन नंबर ऑफ फर्म्स इंडस्ट्री बंद हो जाना, जी हाँ, ऑल ऑफ दी एबव। सप्लाई कम में होने के ये तीनों रीजन है। क्वेश्चन नंबर 21, इंट which market, in which market is average revenue equal to marginal revenue। परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू होता है। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं, मार्केट प्राइस इज फाउंड इन शॉर्ट पीरियड मार्केट। कौन से पीरियड मार्केट में, शॉर्ट पीरियड मार्केट में। क्वेश्चन नंबर 23 आते हैं, विच इज नॉट अ कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ अ मोनोपोली। मोनोपोली में क्या आपका आंसर नहीं है, क्या कंडीशन नहीं है, वो होता है आपका एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट होना चाहिए। हाँ, एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट है, एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट है। ध्यान रखिएगा, विच इज नॉट अ कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ अ मोनोपोली। एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं, विच इज द कंपोनेंट ऑफ फैक्टर प्राइस डिटरमिनेशन, रेट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ऑल ऑफ द एबव। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, रेंट इज क्या है, रेंट इज एक्चुअल इनकम माइनस ट्रांसफर अर्निंग, एक्चुअल इनकम प्लस ट्रांसफर अर्निंग। यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक्चुअल इनकम माइनस ट्रांसफर अर्निंग, आगे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, रियल फ्लो, मनी फ्लो, बोथ। रियल फ्लो जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है, और मनी जो है वो मनी का फ्लो को कहते हैं। यानी कि जब फैक्टर पेमेंट्स का बात होगा, है ना, वो मनी फ्लो में आएगा। जब गुड्स एंड सर्विसेज फैक्टर सर्विसेज की बात होगी तो रियल फ्लो होगा। आगे बढ़ते हैं, यानी गुड्स एंड सर्विसेज रियल फ्लो, मनी का फ्लो मनी फ्लो। आगे बढ़ते हैं, द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस एन इकोनॉमी ओवर अ ईयर इज कॉल्ड जीडीपी एट मार्केट प्राइस, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में, विच वन इज अ कंपोनेंट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट के कौन कौन से कंपोनेंट है, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 29, विच मेथड इज एडॉप्टेड इन मेजरिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में क्या क्या चीज है, कौन कौन से मेथड से जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। प्रोडक्शन मेथड, जी हाँ, जिसको वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं, और इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, जी हाँ, तीनों मेथड से कैलकुलेट किया जा सकता है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 13, मनी इज अ मैटर विच इज मेजर ऑफ वैल्यू, जी हाँ, एक्सेप्टेड एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज, जी हाँ, एक्सचेंज करने के लिए एक्सेप्टेड है, और उसको स्टोर भी कर सकते हैं धन के रूप में, जी हाँ, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 31, विच इज द बैंक ऑफ द पब्लिक। पब्लिक का बैंक कौन है, कमर्शियल बैंक। पब्लिक का बैंक कौन है, कमर्शियल बैंक। आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर, द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम इज। एटीएम का मतलब एनी टाइम मनी, ऑल टाइम मनी, ऑटोमेटेड टेलर मनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आ सकता है आपको। एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मनी, यानी कि ऑटोमेटिक पैसा देने वाला। थ्रू विथ विच मेथड कैन बी विड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक। कौन कौन से मेथड जो है, मेथड से हम पैसा निकाल सकते हैं। विड्रॉवल फॉर्म, जी हाँ, फॉर्म भर के कर सकते हैं, चेक से कर सकते हैं, एटीएम से निकाल सकते हैं पैसा, ऑल ऑफ दी, सभी चीज़ों में पैसा निकाल सकते हैं। हु इज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंक का, गवर्नमेंट का, दोनों का कस्टोडियन होता है इंडियन बैंकिंग सिस्टम का जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कहाँ, 35, हाँ 35।
35 मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड विथ मॉनेटरी पॉलिसी ओपन मार्केट ऑपरेशन से रिलेटेड है, ओपन मार्केट ऑपरेशन से रिलेटेड है ना। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब है कि एक देश दूसरे देश के साथ बिजनेस कर रहा है तो उसके लिए क्या बनाना पड़ता है, मॉनेटरी पॉलिसी बनानी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 36 हु इज द राइटर ऑफ द बुक द ट्रेड इकोनॉमी पॉलिटिक्स, जेबी से ने कहा है। कौन किसने कहा है, जेबी से ने कहा है, जेबी से नहीं पीगू ने कहा है। जेबी से, इसमें कंफ्यूजन देख लीजिएगा, जेबी से कि पीगू है, आंसर आप देख लेगा पीगू है कि जेबी से है ना। तो आप ध्यान रखिएगा इसका आंसर तो है पीगू लिखा हुआ है इसमें, मुझे भी लग रहा है पीगू है। आप इसको सर्च कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि भाई इसका पीगू है आंसर कि क्या है, जेबी से है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 ऑन विच कॉन्सेप्ट डज क्लासिकल व्यू पॉइंट डिपेंड, on which concept does classical viewpoint depend, says law of market, perfectly flexibility of wage rate, perfectly flexibility of interest। जी हाँ ऑल ऑफ दी, सभी पे डिपेंडेंट है, सभी पे डिपेंडेंट है। आगे बढ़ते ही कीनेस थ्योरी एसोसिएटेड विथ इफेक्टिव डिमांड, इफेक्टिव डिमांड, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव, आपका ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 39 द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लाई बाय प्रोपोनेटेड बाय कीन्स, कीन्स जे एम कीन्स के द्वारा एम्प्लॉयमेंट थ्योरी का मल्टीप्लायर का जो है वो फाइंड आउट किया गया है। ये गलत दिया हुआ है, कीन्स होगा यहाँ पे, किन नहीं कीन्स होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन ऑफ अपीयरिंग सरप्लस डिमांड, सरप्लस डिमांड टैक्स कम जाएगा, जी हाँ। मनी सप्लाई बढ़ जाएगा मार्केट में, पब्लिक एक्सपेंडिचर में खर्चा ज़्यादा होगा, जी हाँ सभी में। तो डिमांड जो है, डिमांड जो है क्या कहता है, रीजन ऑफ अपीयरिंग सरप्लस डिमांड, सरप्लस डिमांड, जी हाँ डिमांड बढ़ाएगा क्योंकि दाम घटेगा डिमांड बढ़ाएगा। आगे बढ़ते प्राइस, क्वेश्चन नंबर 41 विच मॉनेटरी मेजर इज टू बी अडॉप्टेड इन करेक्टिंग इन्फ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप को कौन कौन से मेजर लिए जाते हैं, इंक्रीज इन बैंक रेट, सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट, इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो, ऑल ऑफ दी एबव, जी हाँ ऑल ऑफ दी एबव। यानी कि इन्फ्लेशनरी गैप को करेक्ट करने के लिए, यानी महंगाई बढ़ रही है उसको रोकने के लिए क्या करता है, तो वहाँ मार्केट में पैसा को कम करता है, क्योंकि मार्केट में पैसा ज़्यादा रहेगा तो चीज़ें की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी तो दाम बढ़ेगा, इसीलिए मार्केट से पैसा निकाल लिया जाता है आरबीआई के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। तो उसके लिए तीनों स्टेप लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इन एन अनबैलेंस बजट, अनबैलेंस बजट का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं या तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा या तो इनकम ज़्यादा होगा, या तो एक्सपेंडिचर कम होगा या तो इनकम, यानी कहीं ना कहीं डिसबैलेंस होगा। तो इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर इज हायर रिलेटिव टू इनकम, डेफिसिट इज कवर बाय लोन ऑफ प्रिंटिंग ऑफ नोट्स, जी आपका यहाँ पे हो जाएगा आंसर इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर, इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर इज हायर रिलेटिव टू इनकम, डेफिसिट इज कवर्ड बाय लोन्स ऑफ प्रिंटिंग ऑफ नोट्स ओनली। नहीं, अनबैलेंस बजट का आपका हो जाएगा ए और बी आंसर होना चाहिए, आंसर ए एंड बी होना चाहिए, ठीक है, आंसर ए एंड बी होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अनबैलेंस बजट का मतलब सीधा बात है कहीं ना कहीं आपका खर्चा इनकम बैलेंस नहीं कर रहा है। इन इंडिया 1 रुपी नोट इशूड कौन करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और बाकी अदर नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बाकी अदर नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होता है, 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं 45 कैपिटल बजट कंसिस्ट कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, सोचना क्या है, कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन नंबर 46 फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय, फॉरेन एक्सचेंज गवर्नमेंट, बार्गेनिंग, वर्ल्ड बैंक, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस पर डिपेंड करता है, क्या क्या डिपेंड करता है, फॉरेन एक्सचेंज का रेट, है ना। फॉरेन एक्सचेंज समझते हैं जो करेंसी का आदान प्रदान होता है, जैसे हमारे रुपया के मुकाबले डॉलर जो है वो $1 के मुकाबले हमारा 70 से 75 रुपया, यानी कि हमारा वैल्यू जो है बहुत कम है डॉलर के सामने। आगे बढ़ते हैं द फॉर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज आर, और क्या कहता है, क्या कहता है यहाँ पे, फॉर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज आर स्पॉट मार्केट, फॉरेन मार्केट, बोथ ए एंड बी, दोनों आंसर होगा, दोनों आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 विच अकाउंट इज इंक्लूडेड इन द कंपोजिशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन से अकाउंट्स इंक्लूड होते हैं, दोनों, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 49 विच वन इज द विजुअल आइटम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, विजुअल का मतलब गुड्स, विजुअल का मतलब गुड्स आइटम, मशीन, क्लॉथ, सीमेंट, ऑल ऑफ दी, क्योंकि सभी को हम देख सकते हैं। इनविजिबल आइटम्स यानी गुड्स एंड सर्विसेज को इनविजिबल आइटम्स कहते हैं और गुड्स को विजुअल आइटम्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब, बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक्सपोर्ट ऑफ विजुअल आइटम्स माइनस इंपोर्ट ऑफ विजुअल आइटम, एक्सपोर्ट ऑफ बोथ विजुअल आइटम्स इन, ये आपका आंसर हो जाएगा बी, एक्सपोर्ट ऑफ बोथ विजुअल एंड इनविजिबल आइटम्स। क्लियर है, इसका आंसर क्या कह रहा है, विजुअल आइटम्स कह रहा है,
सर्विसेज का अच्छा ट्रेड मतलब गुड्स, हाँ ठीक ठीक ठीक। ट्रेड का मतलब जो हो गया गुड्स का खरीद बिक्री जो है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, गुड्स इंपोर्ट ऑफ विजुअल आइटम्स यानी गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ विजुअल आइटम्स यानी ये आपका आंसर हो जाएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड का। सर्विसेज को काउंट नहीं किया जाता है। तो आपका फिर से 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया है, ठीक है। फिर से आप जो है कहीं अगर डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट सेट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, विच इकोनॉमिक्स डिवाइडेड इकोनॉमिक्स इन 2 ब्रांचेज ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। भैया ये रैगनर फ्रिश ने किया है। कौन किया है? रैगनर फ्रिश ने किया है। रैगनर फ्रिश ने किया है। किसने किया? रैगनर फ्रिश ने 2 भागों में बांटा है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडी अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये सब क्या है? इंडिविजुअल यूनिट, इकोनॉमिक एग्रीगेट, नेशनल इनकम। अभी मैंने बताया कि माइक्रो में इंडिविजुअल की बात करते हैं, है ना, और माइक्रो में टोटल की बात करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 3 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। कौन सा एक्टिविटी सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स में इंक्लूड है? इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड टू अनलिमिटेड वांट, जी हाँ। इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड टू लिमिटेड रिसोर्सेज, जी हाँ। बोथ ए एंड बी आंसर, बोथ ए एंड बी आंसर, बोथ ए एंड बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। 3 चीज जानते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोड्यूसर्स, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 5, मेंशन द नेम ऑफ द कर्व विच सोज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सोज करने वाला वो कर्व कौन सा है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। कौन सा कर्व है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को शो करता है। पीपीसी को पीपीएफ भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, हु गेव द कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। कार्डिनल कॉन्सेप्ट कौन दिया है? कार्डिनल कॉन्सेप्ट मार्शल ने दिया, जिसमें वो कहते हैं कि ये कोई भी कंज्यूमर अगर गुड्स को कंज्यूम करता है तो उनसे होने वाले सेटिस्फैक्शन को मेजर किया जा सकता है, और वो मेजर का यूनिट क्या होगा? यूटिल्स होगा। यूटिल से मेजर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, कंज्यूमर्स बिहेवियर इज स्टडीड इन। कंज्यूमर बिहेवियर, भैया एक कंज्यूमर की बात हो रहा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात होगी। विच इज द फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसिन। फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसिन क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसिन क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी, ये आपका सेकेंड लॉ है ना, सेकेंड लॉ है। आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 9, विच एलिमेंट इज इसेंशियल फॉर डिमांड। डिमांड के लिए क्या जरूरी है? कंज्यूमर का डिजायर ना, हाँ मन करेगा तभी वो कर देगा, और उसके पास संसाधन भी होने चाहिए, और कंज्यूम करने का उसका चाहत भी होना चाहिए। ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 10, डिमांड कर्व जनरली स्लोप्स। डिमांड कर्व जनरली स्लोप क्या होता है? लेफ्ट टू राइट और नीचे की ओर आता है, यानी कि इस प्रकार से आता है। जनरली इस प्रकार से आपका जो है डिमांड कर्व आता है ना, ये आपकी लेफ्ट टू राइट आएगा और ऊपर से नीचे की ओर आएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। विथ राइज इन कॉफी प्राइस, कॉफी का प्राइस राइज होगा तो डिमांड का टी का डिमांड क्या हो जाएगा? राइज कर जाएगा। यानी कॉफी का प्राइस राइज होने से डिमांड किसका बढ़ जाएगा? चाय का बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, विथ अ राइज इन प्राइस द डिमांड फॉर गिवन गुड्स। विथ अ राइज इन प्राइस द डिमांड फॉर गिवन गुड्स, तो क्या होगा? गुड्स जो है आपका डिमांड फॉर गिवन गुड्स बढ़ जाएगा, क्योंकि सस्ते सामानों का जब दाम बढ़ जाता है तो उनको अच्छा लोग मान के खरीदना शुरू कर देते हैं, है ना, इंक्रीज कर जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, विथ विच मेथड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, परसेंटेज ऑफ प्रोपोर्शनेट मेथड, पॉइंट मेथड, ऑल ऑफ दीज। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है तीनों मेथड से मेजर किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हैज। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर लग्जरी गुड्स द डिमांड इज क्या रहता है? हाईली इलास्टिक रहता है। आगे बढ़िए, यानी बहुत लोचदार होता है। क्वेश्चन नंबर 16, इन प्रोडक्शन प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ किस चीज का? फैक्टर्स का। प्रोडक्शन किसका होता है? फैक्टर्स से रिलेटेड होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। याद रखिएगा, इन प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ किसका? फैक्टर का। क्या फैक्टर प्रोडक्शन कितने हैं? 4 हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, द बेसिक रीजन ऑफ ऑपरेटिंग द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इज क्या होगा? बोथ ए एंड बी, स्कार्सिटी ऑफ फैक्टर्स और इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन बिटवीन फैक्टर्स, बोथ ए एंड बी।
बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 18, विच स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। एवरेज कॉस्ट कैसे आएगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके, नहीं। एवरेज कॉस्ट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट जोड़ के, नहीं। एवरेज कॉस्ट ये भी नहीं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जोड़कर आपका एवरेज कॉस्ट आएगा। आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, द क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स विच द सेलर इज रेडी टू सेल इन द मार्केट एट अ फिक्स प्राइस एंड टाइम इज कॉल्ड द क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच द सेलर इज रेडी टू सेल। वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सप्लाई। क्या कहलाएगा, वो सप्लाई कहलाएगा। सप्लाई कहलाएगा, वो गुड्स जब वो बेचना चाहता है वो सप्लाई कहलाएगा। द मेजरमेंट ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एक्सप्रेस्ड एज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मैंने बताया था आपको फॉर्मूला, चेंज इन क्वांटिटीज बटा चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस है ना, चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस बटा क्वांटिटी है ना, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मार्केट वन एरिया। जी हाँ, मार्केट एक एरिया है। प्रेजेंस ऑफ बोथ बायर सेलर, जी हाँ, बायर सेलर होते हैं। और कमोडिटी का सिंगल प्राइस होता है। ऑल ऑफ दी एबव। क्वेश्चन नंबर 22, विच फैक्टर डिटरमाइंस इक्विलिब्रियम प्राइस। सप्लाई एंड डिमांड दोनों जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस को डिटरमाइन करता है। क्वेश्चन नंबर 23, प्राइस इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई, हुज स्टेटमेंट इज दिस। मार्शल का कहना है कि प्राइस जो डिटरमाइन होता है, कैलकुलेट होता है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का, उसके डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 24, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इन वेरी शॉर्ट पीरियड सप्लाई इज परफेक्टली इन इलास्टिक, प्राइस इज अफेक्टेड बाय बोथ एंड डिमांड कंडीशन। सप्लाई कर्व इलास्टिसिटी डिपेंड्स ऑन टाइम पीरियड, बोथ ए एंड बी, दोनों सही है, दोनों सही है। 25, मार्केट प्राइस इज फाउंड इन शॉर्ट पीरियड मार्केट। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। शॉर्ट पीरियड मार्केट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉक। वेल्थ, सेविंग, एक्सपोर्ट, प्रॉफिट। वेल्थ धन, बाकी सेविंग, एक्सपोर्ट, प्रॉफिट ये जो है जनरली बढ़ते रहेगा, ये फ्लो का पार्ट है, स्टॉक का पार्ट नहीं है, है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन स्टॉक। स्टॉक में क्या चीजें इंक्लूड है, क्वांटिटी ऑफ मनी, वेल्थ, क्वांटिटी ऑफ विच स्टोर्ड इन वेयरहाउस। देखो स्टॉक का मतलब जो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे चीजें उस कैलकुलेट हो गई और फिर वो आगे जाके फिर वो एक तरह से क्या बोलते हैं, बताया जाएगा कि 2 महीने जो है पहले हमारे पास इतना गेहूं स्टोर था, यानी एक पॉइंट ऑफ टाइम को डिस्कस करेगा, वो स्टॉक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 28, प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर, प्राइमरी सेक्टर रिटेलर, ट्रेडिंग, स्मॉल इंडस्ट्रीज, आपका ऑल ऑफ दिस यहाँ पे होगा आपका एग्रीकल्चर होगा। क्या होगा, एग्रीकल्चर होगा प्राइमरी सेक्टर में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विच वन इज अ कंपोनेंट ऑफ प्रॉफिट। विच वन इज अ कंपोनेंट ऑफ प्रॉफिट। ऑल ऑफ दिस, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट, टैक्स, ऑल ऑफ दिस सभी आपके कंपोनेंट ऑफ प्रॉफिट है। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, विच वन इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में क्या इंक्लूड है, रेंट, वेज, सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, पांचों चीजें इंक्लूड है, पांचों चीज। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, मनी इज व्हाट मनी डज। मनी वही है जो मनी करता है। किसने कहा, हार्टले विदर्स ने कहा है। किसने कहा है, हार्टले विदर्स ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 32, द फंक्शन ऑफ मनी। मनी का क्या फंक्शन है, एक्सचेंज करना, मेजर करना, स्टोर करना। जी हाँ, ऑल ऑफ दी अबव, 3 है, एक्सचेंज, मेजर, स्टोर। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का मेन काम क्या है, पब्लिक से पैसा लेना, पब्लिक को लोन देना और क्रेडिट क्रिएशन करना, यानी पैसे को घुमाना, है ना, एक ही पैसे से ज्यादा पैसे बनाना। क्वेश्चन नंबर 34, क्रेडिट मनी इज इंक्रीज व्हेन सीआरआर। क्रेडिट मनी इंक्रीज कब होगा, मैंने बताया था जब सीआरआर फॉल करेगा। जब सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो, जितना कम पैसा वो अपने पास रखेगा, जितना ज्यादा पैसा वो मार्केट में जो है वो लोन देगा, उतना ज्यादा वो मनी को क्रिएट करेगा, क्रेडिट को क्रिएट करेगा। आंसर क्वेश्चन नंबर 34, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का सेंट्रल बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हु इज द ऑथर ऑफ जनरल थ्योरी ऑफ इम्प्लीमेंट। जनरल थ्योरी ऑफ इम्प्लीमेंट कौन कहा है, जेएम किल्स ने। जेएम किल्स ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, ऑन विच फैक्टर केनेशियन थ्योरी ऑफ इम्प्लीमेंट। किस पे डिपेंडेंट है, इफेक्टिव डिमांड पे डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है, इफेक्टिव डिमांड में केनेशियन थ्योरी ऑफ इम्प्लीमेंट डिपेंडेंट है। आगे बढ़ते हैं। एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। मल्टीप्लायर कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय, मल्टीप्लायर कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय, ध्यान रखिएगा, चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखिएगा, इस यहाँ पे इनकम को वाई से डिनोट करते हैं और आई फॉर इन्वेस्टमेंट होता है। तो इन्वेस्टमेंट के वजह से इनकम में क्या चेंज आया है, इसी को मल्टीप्लायर कहते हैं, है ना। मल्टीप्लायर का एक और फॉर्मूला होता है 1 - एमपीसी
1 बाई एम पी सी और होता है 1/1 माइनस एम पी एस होता है और यहाँ पे एम पी सी होता है। क्लियर है? तो के इक्वल टू 1 माइनस एम पी सी या एम पी एस। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कौन करेक्ट है? एम पी सी एंड मल्टीप्लायर हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप, एम पी सी एंड मल्टीप्लायर हैव इनवर्स रिलेशनशिप। जी हाँ, बोथ ए एंड बी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन फिजिकल पॉलिसी? फिजिकल यानी फाइनेंशियल पॉलिसी में क्या क्या जो है इंक्लूड होता है? पब्लिक एक्सपेंडिचर, जी हाँ, कितना खर्चा करना ये रहता है। टैक्स का क्या रहता है? पब्लिक का डेट क्या रहने वाला? जी हाँ, ऑल ऑफ दिस। कितना लोन लेना है, कितना पेमेंट करना है, सारी बातें होती हैं फाइनेंशियल पॉलिसी में यानी फाइनेंशियल बजट में। बजट में इंक्लूड रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ऑल ऑफ दिस, सभी तरह के डेफिसिट इंक्लूड होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ डायरेक्ट टैक्स? कौन सा जोड़ा जो है वो डायरेक्ट टैक्स का है? एक्साइज ड्यूटी नहीं, इनडायरेक्ट है। सर्विस टैक्स इनडायरेक्ट आ गया, एक्साइज टैक्स आ गया, वेल्थ टैक्स एंड इनकम टैक्स क्या है? ये जो जोड़ा है वो डायरेक्ट टैक्स का, ये बाकी ये तीनों जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स का है, ये डीटी का है, डायरेक्ट टैक्स का है। आगे बढ़ते भाई। क्वेश्चन 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेवेन्यू रिसिप्ट? इसमें से कौन जो है रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है? रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट जो बिजनेस जो गवर्नमेंट को वापस नहीं करना होता है ना। रिकवरी ऑफ लोन, जी हाँ, ये आपका कैपिटल रिसिप्ट हो गया। फॉरेन ग्रांट्स कैपिटल रिसिप्ट्स हो गया। प्रॉफिट्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, ये जो है ना ये आपके रेवेन्यू रिसिप्ट, अच्छा नॉट अ रेवेन्यू रिसिप्ट कह रहा है। कौन रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है? तो वेल्थ टैक्स है, प्रॉफिट्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज है, फॉरेन ग्रांट्स है, ये नहीं है आपका। रिकवरी ऑफ लोन्स नहीं है, रिकवरी ऑफ लोन्स नहीं, यानी कि हमने किसी को दिया लोन और वो लोन वापस आ रहा है, तो ये हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है, ये कैपिटल रिसिप्ट्स होता है ना, लोन का वापस आना। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मेजर ऑफ प्राइमरी डेफिसिट? प्राइमरी डेफिसिट होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस जो हम लोन पे इंटरेस्ट पे करते हैं उनका डिफरेंस होता है। फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट का पेमेंट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, विच वन इज अ काइंड ऑफ एक्सचेंज रेट? फिक्स एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज, जिसको फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी कहते हैं। बोथ ए एंड बी आंसर। 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? कौन सा ट्रू है? फिक्स एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड द गवर्नमेंट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट डिमांड। जी हाँ, बोथ ए एंड बी, दोनों सही है। फिक्स जो रेट है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है और फ्लेक्सिबल रेट जो है उस करेंसी के डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 48, बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स माइनस इंपोर्ट्स ऑफ विजिबल आइटम्स, सही है। क्लियर है आंसर? एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स माइनस इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स। क्वेश्चन नंबर 49, विच आइटम्स आर इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट? विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, कैपिटल ट्रांसफर, यूनिलेटरल ट्रांसफर, सभी। ठीक है, याद रखिएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, कैपिटल ट्रांसफर और यूनिलेटरल ट्रांसफर, चारों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सेट 2 का लास्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15, विच वन इज द आइटम ऑफ करंट अकाउंट? करंट अकाउंट का कौन सा आइटम है? इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, जी हाँ है। एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, जी हाँ। एक्सपेंसेज ऑफ टूरिस्ट, जी हाँ। ऑल ऑफ दी। क्लियर है? तो चलिए आपका एक और मॉडल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मॉडल में आते हैं। नेक्स्ट मॉडल सेट 3 में आते हैं। देखिए पहला का आंसर दीजिए। पहला का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ Which of the following is not a factor of production? Land, labor, money, capital, money, क्योंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर ये 4 होते हैं ना, तो ये आंसर आपका हो जाएगा मनी जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। क्वेश्चन 2, अकॉर्डिंग टू हुम इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर का जो स्टडी है, साइंस है, वो इकोनॉमिक्स है। ये किसने कहा है? ये कहा है मार्शल ने। ये किसने कहा है? ये कहा है मार्शल ने। धन का विज्ञान किसने कहा है? वो कहा है एडम स्मिथ ने। और चॉइस का स्टडी किसने कहा है? वो कहा है रॉबिन्स ने। स्कार्सिटी का रॉबिन्स ने कहा, याद रखिएगा। द वर्ड माइक्रो वाज फर्स्टली यूज बाय, किसने किया है? रैग्नर फ्रिश ने किया है। किसने किया है? रैग्नर फ्रिश ने किया। और माइक्रो जो है वो कहाँ से लिया गया? ग्रीक वर्ड से लिया गया। कहाँ से लिया गया? ग्रीक वर्ड से लिया गया। और वर्ड क्या था? वो था माइक्रो, जिसका मतलब था छोटा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हु गेव द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू वेलफेयर? अभी मैंने बताया था वेलफेयर से रिलेटेड किसने दिया है? मार्शल ने दिया है। और स्कार्सिटी से रिलेटेड रॉबिन्स ने दिया है। धन से संबंधित एडम स्मिथ ने दिया है।
क्या पूछ रहा है यहाँ पे, इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू वेलफेयर, मार्शल ने दिया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ लॉजिक, किसने कहा है, रॉबिन्स ने कहा है। किसने कहा है, रॉबिन्स ने। ये सब चीज याद कर लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ वी कैलकुलेट मार्जिनल यूटिलिटी, तो भैया चेंज इन टोटल यूटिलिटी बटा चेंज इन क्वांटिटी, ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, द एबिलिटी ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट इन अ गुड्स इज कॉल्ड इट्स यूटिलिटी। यूटिलिटी यानी कि एक गुड्स को सेटिस्फाई करने का, ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करने का जो एबिलिटी है उसे क्या कहते हैं, यूटिलिटी, उपयोगिता कहते हैं, उपयोगिता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, स्लोप ऑफ बजट लाइन और प्राइस लाइन इज क्या होता है, यहाँ पे पी एक्स बटा पी वाई होता है, यहाँ पे माइनस दे दिया, यहाँ पे पी एक्स बटा पी वाई होगा, यानी ये हो जाए स्लोप ऑफ बजट लाइन और प्राइस लाइन इज पी एक्स बटा पी वाई, ये आपका सी आंसर होना चाहिए, है ना, ये प्लस होगा। क्वेश्चन नंबर 9, गुड्स विच कैन अल्टरनेटिवली यूज्ड आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूट गुड्स, जो एक दूसरे के जगह पे इस्तेमाल होते हैं वो सब्स्टिट्यूट गुड्स कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड इज क्या है, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट जो है ये एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, क्या है, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, क्वालिटी स्टेटमेंट है, क्वांटिटी नहीं है, न्यूमेरिकल नहीं है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर नेसेसिटी इज 0, अनलिमिटेड, ग्रेटर देन यूनिटी, लेस देन यूनिटी। कहता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर नेसेसिटीज इज क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। जो जरूरी चीज़ें हैं उसमें इलास्टिसिटी नहीं हो सकता है भैया, दाम घटे बढ़े मतलब नहीं है, वो चलते रहेगा, डिमांड उसका रहेगा ही रहेगा। इफ द डिमांड फॉर अ गुड चेंज बाय 60% ड्यू टू 40% चेंज इन प्राइस, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, तो आपको पता है डिमांड फॉर अ गुड चेंज इन 60% ड्यू टू 40% चेंज इन प्राइस, यानी कि 40% चेंज इन प्राइस में डिमांड जो है वो आपका 60 हो गया है। अगर आप इससे काटे हैं तो आपका आ जाएगा 6/4, यानी कि आ जाएगा 1.5 आंसर, 1.5 आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड टू लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, विच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन A rational producer likes to operate in short run production, सेकेंड स्टेज में, किसने स्टेज में, सेकेंड स्टेज में वो करना चाहता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में, द साइकिल विच इंक्रीज फर्स्ट एंड आफ्टर बीइंग कांस्टेंट स्टार्ट टू रिड्यूस इज कॉल्ड एपीपी, एमपीपी, टीपीपी, ऑल ऑफ दीज सभी जो है वो पहला में इंक्रीज होता है, फिर धीरे जाके कांस्टेंट हो जाता है और आगे से फिर जाके घटना शुरू हो जाता है प्राइस। आगे बढ़ते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज रिलेटेड टू शॉर्ट रन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज रिलेटेड टू शॉर्ट रन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिक्स कॉस्ट, कौन फिक्स कॉस्ट नहीं, इंश्योरेंस है, इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, रेंट ऑफ द फैक्ट्री। देखिए यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो फिक्स नहीं है, क्योंकि जितना सामान बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट रॉ मटेरियल का लगेगा, लेकिन ये सारी चीज़ें इंश्योरेंस, इंटरेस्ट, रेंट, ये सब फिक्स है। आगे बढ़ते हैं, क्या क्या क्वेश्चन नंबर 18, सप्लाई इज एसोसिएटेड विथ अ टाइम पीरियड, अ प्राइस, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 19, इफ द प्राइस ऑफ गुड्स राइज बाय 60%, यानी 60% गुड्स का प्राइस बढ़ गया, बट सप्लाई इंक्रीजेज बाय ओनली 5%, सप्लाई ऑफ गुड्स विल बी क्या होगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, इन इलास्टिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी चेंज नहीं आया प्राइस में, जो है चेंज आने की वजह से डिमांड में कोई चेंजेस ज़्यादा नहीं आया, तो इन इलास्टिक होगा, इन इलास्टिक होगा। आगे बढ़ते हैं, द इलास्टिसिटी ऑफ अ स्ट्रेट लाइन सप्लाई, द इलास्टिसिटी ऑफ स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ ओरिजिन, वो क्या कहलाता है, इक्वल टू यूनिटी, यानी कि एक के बराबर। क्या कहता है, यानी कि ऐसा कह रहा है, यानी कि यहाँ पे जो है आपका जो सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या कहता है, सप्लाई कर्व का बात कर रहा है, सप्लाई कर्व, जी हाँ। तो इलास्टिसिटी ऑफ स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ ओरिजिन ग्रेटर देन यूनिटी, लेस देन यूनिटी, इक्वल टू यूनिटी होता है। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन इज फीचर ऑफ मोनोपोली, सिंगल सेलर, मैनी बायर, यही है, सिंगल सेलर एंड मैनी बायर मोनोपोली यानी एक सेलर बहुत सारे बायर। आगे क्या था, अच्छा और भी चीज़ें, लेक कप, हाँ सब कुछ, सबकी सभी चीज़ें होंगी, ऑल ऑफ दिस। ये मोनोपोली में कोई भी फर्म जो है एंट्री नहीं ले सकता है ना, इसमें एक ही सेलर होता है, इसीलिए न्यू फर्म का एंट्री का रिस्ट्रिक्शन है, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं, अ मार्केट इन विच देयर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट, द मार्केट इज परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, इसमें कोई भी आ सकता है, बिजनेस चला सकता है और जब मन करे जब बंद करके जा सकता है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ प्योर कॉम्पिटिशन मार्केट, परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, होमोजेनिटी यानी कि सेम, होमोजेनिटी का मतलब आइडेंटिकल होता है, आइडेंटिकल सेम प्रोडक्ट, ऑल ऑफ दिस परफेक्ट कॉम्पिटिशन का फीचर है ये।
मार्केट सिचुएशन वेयर देयर इज ओनली वन बायर मोनोपोल, अच्छा वन बायर कह रहा है, अच्छा वन बायर कह रहा है उसको कहते हैं मोनोप्सोनी, जहां पे एक ही बायर हो उसको कहते हैं मोनोप्सोनी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज डिटरमाइंड एट अ वेयर डिमांड एक्सेस सप्लाई एक्सेड्स डिमांड इक्वल सप्लाई। प्राइस ऑफ कमोडिटी इज डिटरमाइंड एट अ वेयर, इन्हें डिमांड और सप्लाई जहां पे इक्वल होता है वहां पे मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, विच वन इज इंक्लूडेड इन फ्लो, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, इनकम, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, ये चेंज होते रहता है इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 27, विच वन इज इंक्लूडेड इन थ्री सेक्टर मॉडल, थ्री सेक्टर मॉडल, फैमिली, फर्म, गवर्नमेंट, तीनों थी, चार सेक्टर में एक चीज और ऐड हो जाएगा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऐड हो जाएगा, याद रखिएगा। द मार्केट प्राइस ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस बोलते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर विच वन इज ट्रू, तो जीएनपी इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्लस डेप्रिसिएशन, नहीं। एनएनपी जीएनपी प्लस डेप्रिसिएशन, नहीं। एनएनपी जीएनपी माइनस जी, हाँ ग्रॉस में आपका डेप्रिसिएशन माइनस कर देगा तो क्या हो जाएगा, नेट बन जाएगा, ये आपका ऑप्शन सही है। विच वन इज ट्रू, एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, सही है। आगे बढ़ते हैं। नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट इज कॉल्ड, भैया नेशनल इनकम कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, नेशनल इनकम, यानी एनपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट को कहते हैं नेशनल इनकम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी, मीडियम एक्सचेंज है ये, प्राइस स्टेबिलिटी नहीं है, प्राइस स्टेबिलिटी नहीं है, प्राइस स्टेबिलिटी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, विच इज द एजेंसी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक जो है विच इज द एजेंसी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक का जो एज ए एजेंट काम करता है वो क्या है, लोन देना, नहीं लोन देना काम नहीं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स नहीं, एक्ट्स एज ट्रस्टी, हाँ जी एक्ट्स एज ट्रस्टी, ट्रस्टी का मतलब किसी का देखभाल करना, तो बैंक अगर किसी का देखभाल कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो दूसरे के रूप में काम कर रहा है, एजेंट के लिए काम कर रहा है, एजेंट के रूप में काम कर रहा है, इसलिए जो है एजेंट फंक्शन एक्ट एज ट्रस्टी होगा। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक का क्या फंक्शन है, मोनोपोली ऑफ नोट इशू, बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सभी चीजें भैया मेन बैंक का सभी काम है, ये मोनोपोली और कोई ये काम नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 34, विच टाइप ऑफ करेंसी इज इशूड बाय द सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक कौन से करेंसी इशू करता है, करेंसी, क्रेडिट मनी, क्वाइंस, करेंसी इशू करता है, क्या इशू करता है, करेंसी इशू करता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में विच इज नॉट क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, विच इज नॉट क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, बैंक रेट, जी हाँ है, मॉरल जुएजन नहीं है, मॉरल जुएजन नहीं है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, चेंज इन रिजर्व रेशियो है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश कब हुआ था, 1935 में, और राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन कब हुआ था, 1949 में। क्वेश्चन नंबर 37, अकॉर्डिंग टू कीन्स इन्वेस्टमेंट इम्प्लाइज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, रियल इन्वेस्टमेंट, ऑल ऑफ दीज, यहाँ पे आपका रियल इन्वेस्टमेंट होगा, क्या होगा, रियल इन्वेस्टमेंट। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कीन्स इन्वेस्टमेंट इम्प्लाइज रियल इन्वेस्टमेंट पे, जिससे आपका मनी जनरेट हो आगे जाके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल इन्वेस्टमेंट, रियल इन्वेस्टमेंट क्या है, परचेजिंग ऑफ शेयर, परचेजिंग ऑफ ओल्ड फैक्ट्री, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, क्वेश्चन नंबर 39, इफ एमपीसी 0.5 देन मल्टीप्लायर, आपको सीधा पता है एमपीसी दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई यानी जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं, के इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, है ना, तो 1 माइनस एमपीसी यानी 0.5 है तो 1 माइनस 0.5 आ जाएगा, 0.5 कटेगा, यहाँ पे आ जाएगा 10 बटा 5 यानी कि आंसर आ जाएगा 2, आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम इन Keynesian viewpoint, aggregate demand, aggregate supply, both A and B, aggregate demand and supply पे dependent है। Question number 41, in the situation of deflationary gap, जो है deflationary यानी कि वैल्यू कम रहा है तो डिमांड इंक्रीज रैपिडली, सप्लाई इंक्रीज रैपिडली, बोथ डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल, ऑल ऑफ दिस। इन द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशनरी गैप डिमांड इंक्रीज जो है, यानी जब आपका दाम घटेगा तो क्या हो जाएगा, आपका डिमांड जो है वो बढ़ जाएगा, डिमांड इंक्रीज रैपिडली, सप्लाई इंक्रीज रैपिडली, बोथ डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ मेरे अकॉर्डिंग द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशनरी गैप डिमांड इंक्रीज रैपिडली
इनका आंसर आप कमेंट करिएगा, इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। मुझे लग रहा है डिमांड इंक्रीज रैपिडली होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, विच इज अ कंपोनेंट ऑफ बजट रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट, दोनों बजट रिसिप्ट का कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसिप्ट दोनों कंपोनेंट होता है, और बजट एक्सपेंडिचर का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों होता है। क्वेश्चन नंबर 43, टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड्स, टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड्स इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ऑल ऑफ द, जितना भी टैक्स है सब गवर्नमेंट का इनकम का स्रोत है। विच इज इंक्लूडेड इन द डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, बोथ ए एंड बी, एक्साइज ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स है। द एक्सपेंडिचर विच डू नॉट क्रिएट फॉर द गवर्नमेंट इज कॉल्ड, द एक्सपेंडिचर विच डू नॉट क्रिएट फॉर द गवर्नमेंट इज कॉल्ड, वो खर्चा जो गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किया जाता है वो क्या है, एक्सपेंडिचर विच डू नॉट क्रिएट फॉर द गवर्नमेंट, अच्छा गवर्नमेंट के लिए नहीं किया जाता है, वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 46, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, फिजिकल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट, नहीं। प्राइमरी डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रिसिप्ट्स एंड, नहीं। फिजिकल डेफिसिट इज द सम ऑफ प्राइमरी डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट, जी हाँ ये है, फिजिकल डेफिसिट जो है वो प्राइमरी डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट का फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 47, बाय एक्सचेंज रेट वी मीन हाउ मच लोकल करेंसी वी हैव टू पे फॉर अ फॉरेन करेंसी, हाँ, हाउ मच अ फॉरेन करेंसी वी हैव टू पे फॉर अनदर फॉरेन करेंसी, जी हाँ। द रेट एट विच करेंसी इज बाउट एंड सोल्ड, जी हाँ, ऑल ऑफ दीज, यानी कि सीधा से ये मतलब पूछ रहा है कि लोकल करेंसी का मतलब क्या हुआ भैया, एक्सचेंज रेट का मतलब क्या हुआ, जिसमें हम एक दूसरे देश के करेंसीज को पे कर रहे हैं, खरीद रहे हैं और चीज़ें खरीद बेच रहे हैं, है ना, इसको कहते हैं ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 48, विच वन इज द इनविजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम यानी सर्विसेज, यानी बैंकिंग, शिपिंग, कम्युनिकेशन, ऑल ऑफ दीज सर्विसेज है। विच वन इज द फीचर्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, सिस्टमैटिक अकाउंट्स है, फिक्स टाइम पीरियड, कॉम्प्रिहेंसिव, डिटेल में, जी हाँ, ऑल ऑफ दी एबव, बैलेंस ऑफ पेमेंट का ये सारे फीचर्स हैं। विच वन इज द आइटम ऑफ कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का कौन सा आइटम है, गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन, प्राइवेट ट्रांजेक्शन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऑल ऑफ दी एबव, ऑल ऑफ दी एबव, ऑल ऑफ दी एबव। तो यहाँ पे आपका सेट 3 भी कंप्लीट होता है, सेट 3 भी कंप्लीट होता है। अब आपको जो है 3 सेट और लगभग 150 MCQ जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा, मॉर्निंग में अपलोड करूंगा। अभी आप ये 200 MCQs का वीडियो देखिए और जो है अपने एग्जाम के तैयारी में जो है थोड़ा सा और जो है क्या करते हैं, ऐड ऑन कीजिए, वैल्यू एडिशन करिए। ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।